कहा कि जी हमने इसका प्रस्ताव पास कर दिया है। प्रस्ताव पास करने से तो नई शिक्षा नीति लागू नहीं होती। मैं अपनी अगर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की बात करूं तो इस शिक्षा नीति आने के बाद में कोई नियुक्तियां नहीं हुई हैं। जो नेतृत्व विश्वविद्यालयों का जिनके हाथ में है, चाहे वो कुलपति हों, चाहे अन्य अधिकारी हों, चाहे वो अधिष्ठाता हों, उनके पास भी मुझे कोई ऐसी स्वतंत्रता दिखाई नहीं दी। वो कहीं पे लाठी दे करके चौकीदारी रखने के लिए, भाई सिफारिश वाला आदमी चल जाएगा, लेकिन जहाँ पे हमें पढ़ाने के लिए ज़रूरत है, जहाँ पे वैज्ञानिकों की ज़रूरत है, यहाँ पे विचारकों की ज़रूरत है, तो वहाँ पे तो मैं उसी प्रकार के जो योग्य व्यक्ति हैं उन्हीं का नियुक्ति करूँगा। शायद 2 साल पहले की बात है जब कोई गवर्नमेंट से ऐसी चिट्ठी आई थी कि सरकार जो है आपको लोन देगी, ऋण देगी, आपको किश्तों में आपको कर्जा लेना पड़ेगा। कर्जे का मतलब है कि आप अपना पैसा जो है आप धीरे धीरे किश्तों में लौटाएंगे। लॉ का कोर्स यानी LLB की पढ़ाई करने के लिए एक बच्चे को कुछ हजार रुपए 1 साल की उसको फीस देनी पड़ती है। कोई आम आदमी अपने बच्चे को नहीं अच्छी शिक्षा दे सकता है, ना ही स्वास्थ्य सेवाएं दे सकता है। तो दोनों ही इतनी महंगी होगी कि नियुक्तियों के अंदर कुलपति भी पैसे खाएंगे, बिल्डिंग बनाने के अंदर कमीशन में पैसे खाएंगे, और जो पैसा कमाएंगे उसको अपने अलावा वो बहुत सारे राजनेताओं के स्वागत में खर्च करेंगे। और राज्य सरकारों को जब वो फाइनल हो जाएंगे कहा जाएगा कि आप अपने नियमों में, अधिनियमों में, अपने विनियमों में इनका समावेश करो। सिर्फ ढिंडोरा पीटने से कि हम नई शिक्षा नीति से एक नया भारतवर्ष का जन्म हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। तो यानी उस व्यवस्था को बनाने के लिए जो मिट्टी चाहिए थी आपकी, वो मिट्टी ही खराब आ गई। जब आपने अध्यापक की भर्ती ही गलत कर दी, वो अध्यापक ही गलत सेलेक्ट हो गया, तो वो आदमी जो पढ़ाने के लिए योग्य ही नहीं है। सच्चाई ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन लोगों को जिम्मेवारी दी गई है इस नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए, वो स्वयं कन्फ्यूज हैं। उनको अभी अपने आप से ही नहीं पता है कि ये व्यवस्था क्या है, ये हम क्या करने चाह रहे हैं। सरकार ने कहा कि जी हमने इसका प्रस्ताव पास कर दिया है। प्रस्ताव पास करने से तो नई शिक्षा नीति लागू नहीं होती। वो तो एक वहाँ पे हाथ खड़े करके सब लोगों ने हाँ कर दिया कि जी हाँ बहुत अच्छी चीज़ है। क्या चीज़ अच्छी है? अगर किसी से पूछा जाए, अगर मंत्रिमंडल के हम अपने सदस्यों से अगर पूछ लें कि भी हमें थोड़ा आधा पौना घंटा हमारी विश्वविद्यालय में आकर के भाषण दो, आपने शिक्षा नीति पास की है तो हम इसको किस प्रकार से आत्मसात कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, इसके अंदर आपने क्या क्या व्यवस्था के अंदर बदलाव किए हैं। अब जो सच्चाई है, इसको जब हम सच्चाई को धरती पे उकेरने की या उसको उतारने की कोशिश करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि क्या उसके लिए हमारी जो मशीनरी है, जो तंत्र है, क्या वो उसके लिए सफिशिएंट है या नहीं है। यानी किसी भी मशीन को चलाने के लिए उसको, या शिक्षा व्यवस्था को चलाने के लिए, उसके लिए प्रमुख जो धुरी हैं वो उसके अध्यापक हैं। क्या हमारे पास में इतने अध्यापक संख्या में इतने हैं? क्या उनके पास उतना कौशल है? क्या उनके पास में उसकी जानकारी है कि वो जो बदलाव लेने जा रहे हैं वो क्या बदलाव करने जा रहे हैं? जो शिक्षक यानी इस शिक्षा नीति के आने से पहले नियुक्त हुए थे, क्योंकि उसके बाद तो अधिकांश विश्वविद्यालयों के अंदर नियुक्तियां हुई ही नहीं है। मैं अपनी अगर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की बात करूं तो इस शिक्षा नीति आने के बाद में कोई नियुक्तियां नहीं हुई हैं, और अनेक प्रकार की रुकावटें जो विश्वविद्यालय में मेरे ज्ञान में आई कि क्यों नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। कभी कि जी वहाँ से शिक्षा निदेशालय से चिट्ठी आ गई। कहने को तो हमें बहुत पहले से यही बताया गया। मेरे पिताजी स्वयं अध्यापक थे, वो ये कहते थे कि भी शिक्षक जो है वो खुद ही स्वतंत्र होता है, उसके विचार भी स्वतंत्र होते हैं, लेकिन वो स्वतंत्रता नीति निर्धारित करने में या उस शिक्षा नीति को आत्मसात करने में मुझे वो स्वतंत्रता ना तो विश्वविद्यालय के शिक्षकों के अंदर कहीं दिखाई दी, और जो नेतृत्व विश्वविद्यालयों का जिनके हाथ में है, चाहे वो कुलपति हों, चाहे अन्य अधिकारी हों, चाहे वो अधिष्ठाता हों, उनके पास भी मुझे कोई ऐसी स्वतंत्रता दिखाई नहीं दी। मैंने उनको सिर्फ छटपटाते हुए ज़रूर देखा है कि वो जैसे बड़े व्याकुल हैं कि क्लासेस नहीं लग रही हैं, अध्यापक हैं नहीं, और कुलपति अपनी मजबूरियां दिखा देते हैं कि भी मैं तो कुछ कर नहीं सकता, सरकार की चिट्ठी आ गई, नियुक्तियों पे रोक लग गई है। और नियुक्तियों पे रोक लगाने के भी अनेक प्रकार के कारण जो मैंने अनुभव किए हैं,
कभी पंचायत का चुनाव आ गया, कभी विधानसभा का चुनाव आ गया, कभी लोकसभा का चुनाव आ गया, कभी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर कोई कमी रह गई, या गवर्नमेंट के नॉमिनी को आना था वो नहीं आए। कोई ना कोई किसी प्रकार की रुकावटें नियुक्तियों में तो रही हैं। फिर अगर हम नियुक्तियां कर भी लेते हैं, जो हमारे अध्यापक जो अभी तक लगे हुए हैं, यानी नई नियुक्तियां होने से पहले भी जो अध्यापक लगे हुए हैं, उनके वेतनमान तक भी देने में विश्वविद्यालय के पास में समय समय पर बहुत व्यवधान पड़े हैं। कई बार ऐसा हो चुका है जबकि समय पर वेतन अध्यापकों को नहीं मिले हैं। तो डॉक्टर साहब, यूनिवर्सिटी तो अपने आप में ऑटोनोमस बॉडी होती है, जब कोई भी निर्णय लेना होता है तो वो हरदम सरकार की तरफ उसको क्यों देखना पड़ता है? ये सिर्फ कहने की स्वायत्तता मुझे दिखाई देती है। ये सिर्फ कहने की बात है, होनी चाहिए सैद्धांतिक रूप से, लेकिन है नहीं। चौधरी हरद्वार लाल जी के टाइम में देखो, वो तो अपनी चलाते थे, अब क्या हो गया है वाइस चांसलर्स को? देखो, ये मैं समझता हूँ कि ये भी एक उस नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है कि कोई कुलपति ऐसा भी आता है जो कि शिक्षा मंत्री को भी यह मना करने के गट्स रखता है, और वो कह देता है कि नहीं, आप इसमें हस्तक्षेप नहीं करोगे। ये मैंने स्वयं उनको सुना है, क्योंकि मेरी नियुक्ति उनके समय हुई और उन्होंने कहा कि सिफारिशें आती रही हैं नियुक्तियों के अंदर भी, लेकिन मैंने कहा कि चतुर्थ वर्ग के जो कर्मचारी हैं या कहीं और, वो कहीं पे लाठी दे करके चौकीदारी रखने के लिए भाई सिफारिश वाला आदमी चल जाएगा, लेकिन जहाँ पे हमें पढ़ाने के लिए ज़रूरत है, जहाँ पे वैज्ञानिकों की ज़रूरत है, यहाँ पे विचारकों की ज़रूरत है, तो वहाँ पे तो मैं उसी प्रकार के जो योग्य व्यक्ति हैं उन्हीं का नियुक्ति करूँगा। और उनका ऐसा कहना था, और मैंने देखा भी है, क्योंकि अभी तक भी उनके टाइम के नियुक्त किए हुए बहुत सारे लोग अभी भी चले आ रहे हैं। और उनका स्वयं ऐसा नहीं है कि वो अध्यापक भी उनके टाइम पे ये महसूस करते थे कि एक हमारी ड्यूटी है, और जिस ड्यूटी के अगर उन्होंने अपने कहीं कोताही की तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने में भी कभी चौधरी हरद्वार लाल जी की बात कर रहे हो? मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जी। और हरद्वार, मैं ये नहीं कहता, देखो कोई भी व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता, हर एक के अंदर कमियां होती हैं, लेकिन उन्होंने कभी हस्तक्षेप, उन्होंने कहा कि भी अगर ये क्षेत्राधिकार मेरा है और मुझे अगर जिम्मेवारी इसके नेतृत्व दी गई है, तो यहाँ का नेतृत्व फिर मेरे ही हाथ में है। फिर यहाँ के विधायक ये तय नहीं करेंगे कि अध्यापक कौन लगेगा, या यहाँ पे कौन आदमी साइंटिस्ट लगेंगे, या कौन आदमी यहाँ पे किस पद पे नियुक्त किया जाएगा। उनके सामने मैंने ऐसा महसूस किया, हालांकि नियुक्तियां बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि बस 79 में जब मैंने नौकरी शुरू की तो मेरे ख्याल से हम 60 अध्यापक पूरे यूनिवर्सिटी में नहीं थे उस टाइम पे, और एक छोटी सी बिल्डिंग थी। देखो, बिल्डिंगां बहुत बन गई, हमारे पास में क्षेत्रफल बहुत था ज़मीन का, बिल्डिंग बहुत कम थी, और उसी के अंदर 3-4 चरण में 3-4 शिफ्ट में हमारी क्लासेस चलती थी, गिने चुने से डिपार्टमेंट थे। लेकिन उस वक्त के ना तो अध्यापकों के चयन इस प्रकार से किसी दबाव में किए गए, ना ही इस प्रकार से कोई हस्तक्षेप यूनिवर्सिटी के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से हुआ। मैंने उस टाइम पे ये भी कभी नहीं सुना कि भी यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी और कभी सरकार ने मना कर दिया। हमें तो यही लगता था कि हम यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हम नौकरी करते हैं तो ये यूनिवर्सिटी को फंडिंग करना, उसको वित्तीय मदद करना, ये सरकार की जिम्मेवारी है। कभी तनख्वाह के कभी लाले नहीं पड़े, कभी किसी उपकरण के लिए पैसे की कमी नहीं आई, कभी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बिल्डिंगों को बनाने के लिए कभी हमने भीख मांगते हुए नहीं देखा कुलपति को। अब कितना फर्क आज की तारीख में, अभी मैं शायद 2 साल पहले की बात है, जब कोई गवर्नमेंट से ऐसी चिट्ठी आई थी कि सरकार जो है आपको लोन देगी, ऋण देगी, आपको किश्तों में आपको कर्जा लेना पड़ेगा। कर्जे का मतलब है कि आप अपना पैसा जो है आप धीरे धीरे किश्तों में लौटाएंगे। अब ये कोई कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई प्रॉफिट मेकिंग संस्था नहीं है यूनिवर्सिटी जहाँ पे के पैसे की पैदा होती हो कि भी हम उसके सूद के समेत आपको वापस कर देंगे। उस पर पूरे राज्य के अंदर आंदोलन हुआ, शिक्षकों के अंदर रोष भी हुआ कि उनकी तनख्वाहें नहीं मिली, और ऐसा भी हुआ कि कुछ विश्वविद्यालयों के अंदर समय पे पेंशन तक जो रिटायर्ड टीचर्स थे उनको नहीं मिली। अब ये बताइए कि जो आदमी 30-40 साल नौकरी करने के बाद में एकमात्र पेंशन के दम पे जो आदमी रिटायर हुआ है और उसको समय पे अगर उसको वेतन नहीं मिलेगा तो उसके पास और क्या साधन है, कैसे करेगा। अभी आज की तारीख में भी जो मैंने सुना है कि वित्तीय स्थिति सभी विश्वविद्यालयों की कमोबेश एक सी ही है। ये आप हरियाणा की बात करो, इंडिया की बात करो?
मैं अपने हरियाणा की ज़्यादातर बात कर रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि बाकी राज्यों में बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत अमीर है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक तो ये, क्योंकि वो एक तरीके से प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री बना लिया है उनके मालिकों ने। चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो अशोका यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो जिंदल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो बेनेट यूनिवर्सिटी हो, अलग अलग बिजनेस हाउसेज ने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को स्थापित कर लिया, क्योंकि उनको ये मालूम चल गया कि उधर तो पैसा है नहीं, टीचर्स भी नहीं है। अब माता पिता या संरक्षक ये चाहते हैं कि भी पैसा कहीं से भी लाएं, कैसे भी लाएं, लेकिन हमारे बच्चों को शिक्षा मिल जाए, उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो चाहे कहीं से भी पैसा लाएं, वो अपने बच्चों को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भेज रहे हैं और उसके लिए मनमाने ढंग से उनके ऊपर फीस उनसे वसूल की जा रही है और वो देने के लिए मजबूर हैं। और जिनके पास पैसे की कमी नहीं है तो उन्होंने अब ये भी शुरू कर दिया, क्योंकि अब जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर तो पद खाली पड़े हुए हैं शिक्षकों के, टीचर्स की भर्ती हो ही नहीं रही है। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पे जो निर्धारित वेतनमान है उससे बहुत कम, आधे से भी कम वेतन में लोगों को रखा हुआ है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अच्छे वेतन दे करके और अच्छी फीस ले करके बच्चों से वहाँ एजुकेशन देने का वो ऐसा प्रचार कर रही हैं। अब वास्तव में वो शिक्षा कितनी अच्छी है कितनी नहीं है उसके बारे में मैं आंकलन नहीं कह सकता, लेकिन पेरेंट्स ऐसा समझते हैं कि भाई हाँ 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए हम महीना की फ़ीस दे करके। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। हमारे यहाँ लॉ का कोर्स यानी LLB की पढ़ाई करने के लिए एक बच्चे को कुछ हज़ार रुपये 1 साल की उसको फ़ीस देनी पड़ती है। वहाँ दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 10 लाख रुपए सालाना भी फीस देनी पड़ रही है। आप प्राइवेट की क्यों बात कर रहे हो? जो NLUs के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी तो 25-25 लाख ले। हाँ, उनके अंदर सरकारी का भी 2-2, 3-3 लाख रुपए तो ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी जी। जो वहाँ हॉस्टल के अंदर रहने के खर्चे हैं वो अलग हैं, लेकिन माँ बाप लाचारी में भेज रहे हैं। जो नेशनल यानी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है वहाँ पे इतनी भारी फीस देने के लिए मजबूर हैं, पेरेंट्स मजबूरी में दे रहे हैं। कंपटीशन लड़के जाते हैं, कंपटीशन लड़के जा रहे हैं। अब ये बताओ कि 70-70, 80-80 हज़ार बच्चा वहाँ अपेयर हो रहा है और 2,000 बच्चे लिए जा रहे हैं, तो कितना भारी कंपटीशन। 2 लाख हुआ इस बार अपियर। हाँ 2 लाख। अब ये जो एप्लीकेशन की जो फीस है अकेली वही 3500 रुपये एक बच्चा देता है। 4,4200 ये होती है। तो 4,000 रुपये अगर एक ही बच्चा दे रहा है तो इनकी जो कंसोर्टियम जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली बॉडी है वो अपने आप में एक प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है। उसके अंदर कंपटीशन इसी बात का है कि कितना पैसा हिस्से में आएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, क्योंकि वो सोचते जितनी एप्लीकेशंस का पैसा आएगा वो सारा हमारा ही होगा, वो उन 22 यूनिवर्सिटीज़ में नहीं बटेगा आपस में। तो कहने का मतलब ये कि शिक्षा इतनी महंगी हो गई है और सरकार की जो जिम्मेवारी थी शिक्षा देने की, देखो बुनियादी चीज़ें क्या हैं कि आदमी को अच्छी शिक्षा मिल जाए, उसको स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी मिल जाएं, दोनों ही एक आम आदमी के, मामूली आदमी के कब्जे से बाहर हो गई हैं। यानी ना कोई आम आदमी अपने बच्चे को नहीं अच्छी शिक्षा दे सकता है, ना ही स्वास्थ्य सेवाएं दे सकता है। तो दोनों ही इतनी महंगी हो गई हैं वो, यानी कि उसके वित्तीय जो संसाधन हैं उनके बाहर हो गई हैं। और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अध्यापकों के पद खाली पड़े हुए हैं। अब खाली बिल्डिंग अगर बन भी गई तो उससे तो काम नहीं चलता। अब मैं बहुत सारे ऐसे विभाग अपने हरियाणा के विश्वविद्यालयों के अंदर बता दूंगा जहाँ पर के एक भी अध्यापक नियुक्त किया हुआ नहीं है, जहाँ पर के कॉन्ट्रैक्ट के 1-2 टीचर से पूरे डिपार्टमेंट चल रहे हैं या रिसर्च स्कॉलर से चल रहे हैं। यानी जो PhD करने वाले हैं वो नए PhD करने वालों को PhD का कोर्स पढ़ा रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए टीचर्स हैं या जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको निर्धारित घंटे पढ़ाना पड़ता है, उनसे पढ़वाया जा रहा है, या जो JRF फेलोशिप ले रहे हैं उनसे पढ़वाया जा रहा है। तो अब देखो एक फ़र्क रहता है, एक आदमी जो एक शिक्षक के व्यवसाय के अंदर जो प्रवेश करने वाला है, अभी प्रवेश किया नहीं है उसने, लेकिन उसकी तैयारी कर रहा है, वो अभी बेचारा रिसर्च के लिए उसने दाखिला लिया था डिपार्टमेंट के अंदर, उसको कहा कि आप पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाने के लिए वो पढ़ा रहा है। और बच्चे ये समझ करके कि भी इसको कुछ आता भी नहीं है, उनकी ना वो मानते हैं कि भी एक आदमी क्वालिफाइड है, या ये बच्चों के अंदर भी उन अध्यापकों के बारे में ना वो सम्मान रहता है।
बच्चों को मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे प्राइवेट संस्थाओं के अंदर पढ़ने वाले बच्चे अध्यापकों को अपना नौकर समझने लगे हैं। वो समझते कि हमारे पिताजी ने इतने हज़ार या इतने लाख रुपए फीस दे रखी है, तो ये तो हमारी दी हुई जो फीस है उसके ऊपर इसकी आजीविका चल रही है। यानी सरकार अपनी जिम्मेवारी से भागी, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि आज की तारीख में बगैर अध्यापक के कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी संकाय किस प्रकार से खड़ी रह सकती है, किस प्रकार से कोई विश्वविद्यालय अपना काम सुचारू रूप से कर सकता है। अब जैसे मैंने बताया ना कि नई शिक्षा नीति के नाम में कि भी हमें उसमें व्यवस्था के अंदर बदलाव की ज़रूरत थी, ये बातें कहने की हैं। कहा जा रहा है कि अभी हम टेक्नोलॉजी का भी समावेश होगा, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी शिक्षा व्यवस्था के अंदर ऐसी हो किसी भी उम्र में कोई पढ़ सके, कभी भी आके दाखिला ले सके, कभी भी आदमी छोड़ सके, कोई भी सब्जेक्ट ले ले। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, यानी आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी मंशा के अनुसार कोई भी समय ले लें, उसके क्रेडिट मिल जाएंगे। अदल बदल करते रहिए, वो किस प्रकार से अदल बदल होंगे, किस प्रकार से उसके क्रेडिट का जोड़, किस प्रकार से उसके परीक्षाफल में लिखा जाएगा, वो उनको ही पता नहीं है जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पढ़ा रहे हैं। जो एक फ्रेमवर्क हमारी यूनिवर्सिटी के बनाने वाले लोग हैं, मैं उन सदस्यों की बात बता रहा हूँ, उनको भी कि पता उन्होंने भी कहा कि जी हमें समझ में नहीं है लेकिन वो कर रहे हैं, बस करे। वो भाषण देने जाते हैं तो कहते हैं इसका मतलब है कि जी फ्लेक्सिबिलिटी, नई शिक्षा का मतलब है कि बहुत फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, इसमें लचीलापन इतना हो कि कब भी पढ़ा लो, किसी भी उम्र में पढ़ा लो, कितना भी पढ़ा लो, कैसे भी पढ़ा लो, किसी भी भाषा में पढ़ा लो, कभी भी छोड़ जाओ, कभी भी दाखिला ले लो। हाँ, इतना जरूर है कि एक नई शिक्षा नीति में जोर दिया जा रहा है मातृभाषा का। मैं समझता हूँ उसमें कोई संशय नहीं है कि मातृभाषा के अंदर, मुझे भी बहुत भाषा वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा बताया कि एक बचपन में कुछ वर्ष ऐसे होते हैं जिसके अंदर ग्रहण करने की शक्ति बच्चे की बहुत ज़्यादा होती है। उसमें हम उसको उसकी जो मादरी जुबान है, मातृभाषा के अलावा हम उसको अंग्रेजी के शब्द रटवाने में ज़्यादा उसकी जो ऊर्जा है, उसकी एनर्जी है, उसको लगा देते हैं। तो वो बेचारा जो है, वो मूलभूत जो चीज़ें हैं उनका ज्ञान, जो अनपढ़ जो उसकी माता थी, जो बहुत शब्द ज्ञान उसको करा सकती थी, भाषा का ज्ञान करा सकती थी, उससे भी विड्रॉ कर लिया हमने। और जो मूलभूत सिद्धांत थे, बहुत सारे जो सामान्य जानकारियाँ थी, उससे भी उसको हमने बहुत ज़्यादा दूर कर दिया। तो ये तो अच्छी बात है कि मातृभाषा के अंदर शिक्षा दिया जाना, उस पर अच्छी बात है। लेकिन खाली एक चीज़ के भरोसे नई शिक्षा नीति नहीं चल सकती। इसकी फंडिंग, उसकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करना शिक्षण संस्थाओं को, विश्वविद्यालयों को बहुत बड़ी चीज़ है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए, क्या अब जो नियम है वाइस चांसलर्स बनने के किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, क्या उन नियमों के हिसाब से क्या कोई भी पॉलिटिशियन उसमें वाइस चांसलर नॉमिनेट हो सकता है? शहर का कोई बड़ा बिजनेसमैन उसमें नॉमिनेट हो सकता है? नियम क्या, अब नियम में कुछ बदलाव है? बिल्कुल सही, जो मैं कहता हूँ समय के अनुकूल आजकल जिस पे बहुत ज़्यादा परिचर्चा है। क्योंकि देखिए, हमारी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इसका एक बड़ा भारी जिम्मा ये है कि पूरे देश के अंदर हमारी शिक्षा व्यवस्था में एकरूपता भी रहे, और यानी एक सी रहे, और उसकी गुणवत्ता भी उसके अंदर बनी रहे। ये उनको जिम्मेवारी सौंपी गई है, और वो इसी काम के लिए शिक्षण संस्थाओं को, विश्वविद्यालय को अनुदान देने की भी जिम्मेवारी उनकी, यानी अनुदान भी देंगे, और वो अनुदान के साथ में वो शर्तें भी लगाते हैं कि आप इनका पालन करेंगे, चाहे वो शिक्षकों की भर्ती का हो, चाहे वो कुलपति की नियुक्तियों के बारे में हो। एक समय ऐसा रहा जब कोई ऐसी बाध्यता नहीं थी, और बगैर बाध्यता के भी हमारे पूरे राष्ट्र के अंदर इतनी गुणवत्ता वाले, नैतिकता वाले और इतने विद्वान स्तर के लोग कुलपति बनते रहे, जबकि कोई ऐसी बाध्यता नहीं थी कि उनके लिए एक बहुत विश्वविख्यात वैज्ञानिक होना जरूरी था या उनको एक प्रोफेसर होना जरूरी था। उसके बावजूद भी अच्छे ऐसे आदमी नियुक्त किए गए। मैं समझता हूँ कि हमारे जो राजनेता थे, या जो नियुक्ति करने का जो तंत्र था, वो ऐसा था कि उसमें कोई इस प्रकार की धारणा उनके दिमाग में थी कि उस पद पर तो वही आदमी योग्य है, यानी कि उसकी आत्मा ये कहती है कि ये आदमी योग्य है कि ये नेतृत्व दे सकता है किसी विश्वविद्यालय को या किसी शिक्षण संस्था को। ऐसे बहुत सारे ऐसे कुलपति रहे हैं, और जिनका अपना मान सम्मान था और अपने संयम के साथ में उन्होंने काम किया, न उनके ऊपर कोई सरकार का दबाव था।
और ऐसा भी एक दौर आया जबकि नियुक्तियां पाने के लिए लोगों में दौड़ लगने लग गई, और क्योंकि उस पद के साथ में एक समय में पद के साथ में जुड़े हुए प्रलोभन या लालच या ऐसा पैसे का कमाने का कोई चीज़ नहीं थी जुड़ी हुई। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि नियुक्तियों के अंदर कुलपति भी पैसे खाएंगे, बिल्डिंग बनाने के अंदर कमीशन में पैसे खाएंगे, और जो पैसा कमाएंगे उसको अपने अलावा वो बहुत सारे राजनेताओं के स्वागत में खर्च करेंगे, उनके भव्य आयोजन उनके लिए किए जाएंगे उनको खुश करने के लिए। क्योंकि कुलपतियों का जो नियुक्ति है उसकी प्रक्रिया के अंदर अब राजनीतिक हस्तक्षेप आना शुरू हो गया। बहुत कुछ दशकों से हमने ऐसा देखा, जबकि नियुक्तियां ऐसे भी हमने बहुत सारे कुलपति देखे जबकि 10 साल के प्रोफेसर का होना जरूरी नहीं था जी। और बगैर प्रोफेसर होते हुए भी यहाँ पे कुलपति लगे, और वो कुलपति जो कि शिक्षा जगत से भी नहीं थे, उनके बारे में भी हम कह सकते हैं कि उनके टाइम पर भी बहुत अच्छी नियुक्तियां की गई और शिक्षा का पूरा ध्यान भी दिया गया। अपने रोहतक विश्वविद्यालय की बात कर लें तो हमारे यहाँ भी ऐसे कुलपति भी आए हैं जो कि शिक्षा जगत के नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने शिक्षण स्तर को नीचे नहीं उतरने दिया। उनके टाइम पे भले ही नियुक्तियाँ कम हुई हों, लेकिन जो हुई वो नियुक्तियाँ अच्छी मानी गई। अच्छे वो दूसरे विश्वविद्यालयों में रह कर के आए, देख कर के आए, उनको समझ कर के आए, और उन्होंने ये शिक्षा जगत की आवश्यकता को समझा कि भाई मूल रूप से क्या है। और वो जिनको एक तरीके से हमने समझा कि राजनीति से अपने आप को बिल्कुल दूर, संयम जैसे सन्यासी के रूप में उन्होंने रखा। किसी पॉलिटिशियंस के पास में कभी आने जाने का उन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया। वो ये समझते कि राज्य सरकार की यूनिवर्सिटी है, इसको वित्तीय मदद देना उनकी जिम्मेवारी है, मुझे तो सिर्फ इसको एक मार्ग प्रशस्त करना है, मुझे इसको दिशा देनी है, मुझे यहाँ पे इसको व्यवस्थित करना है, एक प्रबंध यहाँ का मुझे देखना है। और अब क्या बदलाव आ गया है? अब बदलाव ये आया कि अब कुलपति का जो चयन है उसके अंदर राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है एक्ट के अंदर के पॉलिटिकली अपॉइंटेड होगा, लेकिन ये वास्तविकता है। और जब मैं मानता हूँ देखो, हर विश्वविद्यालय किसी न किसी एक्ट के या अधिनियम के द्वारा स्थापित होता है। हम अपने हरियाणा के अधिकतर विश्वविद्यालयों की जो कुलपति की नियुक्ति की व्यवस्था है उसमें बताया गया कि एक चयन समिति है जिसके अंदर विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी का नॉमिनी भी आएगा, कुलाधिपति जो गवर्नर होता है, गवर्नर भी पॉलिटिकली अपॉइंटेड है, उसका एक नॉमिनी आएगा, या शिक्षा विभाग का एक नॉमिनी आएगा। वो आकर के नाम ले लेंगे और वो शिक्षाविदों के बायोडाटा लेंगे, उसका चयन किया जाएगा। यानी सैद्धांतिक और कहने की और लिखित बात यह है कि उसमें चयन किया जाएगा, लेकिन चयन की जो सच्चाई है वो सबको ये मालूम है कि जो गवर्नमेंट से आता है कि उसके अंदर पर्ची डाल के भेजी जाएगी राजधानी से कि किस आदमी को, पहले 3 आदमियों के अंदर उसका नाम आ गया, 4 आदमियों के अंदर उसका नाम आना चाहिए जिसको कुलपति लगाना है, और उसके बाद में उनमें से फाइनली कौन सा टिक होगा जो गवर्नर से होगा, यानी वो राजनीतिक कारणों से होगा, और कुलाधिपति के द्वारा उसको नियुक्त किया जाएगा। और जिसके ऊपर ये इतना भारी एहसान नियुक्त करने का है वो एहसान से दबा रहता है, तो अपने स्वतंत्र ना उसके विचार हो सकते हैं, ना स्वतंत्र उसका कोई सिद्धांत हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपने आप को बेचारा बचाने की कोशिश भी करेगा तो वो चल नहीं पाएगा। उसको अगर चलना है तो उसको हाँ हाँ करनी पड़ेगी, उसको यसमैन बन के रहना पड़ेगा। और यहाँ तक कि सिर्फ वो नहीं, जो सरकार के अंदर जो लोग हैं, जो सरकार के अंदर नहीं हैं, जो यानी कि इलेक्शन जीत करके नहीं पहुँचे हैं, ऐसे भी लोगों की उनको कई बार मनमानी माननी पड़ती है। और ऐसा जो मैंने व्यक्तिगत रूप से और व्यवहारिक रूप से यहाँ देखा है, कुलपति को अपना कार्य करना मुश्किल हो जाता है काम करने के लिए, उसको प्रताड़ित करने के, उसको काम करने में रोकने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर नियुक्ति करने का उसको अगर स्वतंत्रता दे दी भी जाएगी तो हो सकता है कि शिक्षकों के चयन के अंदर, सिलेक्शन के अंदर भी हस्तक्षेप जारी रहेगा। वो कई प्रकार से हो सकता है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स भी हो सकते हैं, रिश्वतखोरी के माध्यम से भी हो सकते हैं, और बहुत सारे तरीके अपनाए गए कि जिसके एक प्रिलिमिनरी एक परीक्षा की जाएगी, पहले हम रिटन टेस्ट लेंगे, स्क्रूटनाइज करेंगे, परीक्षा करने वाले भी हम ही होंगे, परीक्षा करने वाले भी विश्वविद्यालय के ही कर्मचारी होंगे, उसका भी वहाँ पे नेतृत्व जो है कुलपति के हाथ में ही होगा। किससे पेपर सेट करवाएंगे, किससे चेक करवाएंगे, कौन पास किए जाएंगे, कौन इंटरव्यू में एक्सपर्ट्स आएंगे, उनका सब करने का
जो जिम्मा है वो है तो ह्यूमन बींग्स के ऊपर ही, इंसान ही है। और वो इंसान जिसको अपना सर्वाइवल, अपना अस्तित्व भी यानी जिसका के दूसरों को हाथ में है, यह सरकार के अधीन है, तो ऐसी अवस्था में मैं नहीं समझ सकता कि कोई कुलपति अपने आप को ये कह सके कि साहब मैं किसी के दाम में नहीं हूँ। क्या कोई बिजनेसमैन अब सरकारी यूनिवर्सिटी का वीसी बन सकता है? बिल्कुल। अब ये कह करके कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप, क्योंकि अब सारी विनियमों को भी पुनर्विचार किया जाएगा, उनको बदला जाएगा, बदलाव किए जा रहे हैं, जिसका मैं नहीं समझता कि कोई तार्किक आधार है, कोई वैज्ञानिक विश्लेषण है या कोई शोध के आधार पे वो रेगुलेशंस टाइम पे आते रहते हैं और कोई ऐसे साइंटिफिक उसके परीक्षण के आधार पे नहीं आते। जैसे शिक्षकों के सिलेक्शन की बात हो चाहे कुलपति की हो, वो योग्यताएं निर्धारित जब की जाती हैं उन नियमों के अधीन। एक अभी कुछ ही दिन पहले एक ड्राफ्ट रेगुलेशंस आए हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन पे, जिस पे विचार मांगे गए लोगों से, शायद 25 या 26 फरवरी तक उस पर विचार देने हैं, और जिसका विरोध भी शुरू हो गया है। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के जो रेगुलेशन है वो सभी राज्यों को भेजे गए हैं, और राज्य सरकारों को जब वो फाइनल हो जाएंगे कहा जाएगा कि आप अपने नियमों में, अधिनियमों में, अपने विनियमों में इनका समावेश करो। और उसको अगर एक रूपता के नाम में उसको जब कहा जाएगा कि भी इसकी नियुक्ति ऐसे होगी, अब उस सिलेक्शन कमेटी के अंदर यानी हस्तक्षेप करने का अधिकार जब राज्य सरकार के पास होगा या सरकार के पास होगा, तो एक आदमी यानी जो सरकार का है और सरकार ने आगे आपको वित्तीय मदद भी देनी है, तो इसका मतलब कि अपर हैंड तो सरकार का रहेगा ही रहेगा। अब उसके अंदर जहाँ पे निर्धारित था कि कॉम्पिटेंस वाले लोग, मोरलिटी वाले लोग, इंटेग्रिटी वाले लोग, जिन्होंने 10 साल प्रोफेसर का काम किया हो, ऐसे लोगों को कुलपति नियुक्त किया जाएगा, ऐसी व्यवस्था रही है। यद्यपि उसका भी उल्लंघन हुआ, ऐसी बहुत बार ऐसा हुआ कि जहाँ पे कि 10 साल पूरे किए बगैर भी लोगों को नियुक्त किया जाता रहा। और व्यक्तिगत रूप से हम कुछ अध्यापकों के साथ, मैं भी उनमें शामिल था, हमने हाई कोर्ट में केसेस भी डाले कि बहुत सारी नियुक्तियाँ हमारे हरियाणा के अंदर 2, 3 या 4 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, मैं नाम नहीं लूँगा, जहाँ पर के उन निर्धारित मानदंडों के हटके नियुक्तियां की गई। यानी वो लोग जो कि उन योग्यताओं को पूरा नहीं करते थे, लेकिन उनके बावजूद भी उनको हटाया तो नहीं गया। उसके बाद में योग्यताओं को पूरा करने वाले लोगों को लगाया गया, लेकिन वहाँ पे उन लोगों को जो कि घुटना टेक सकते थे या जो गवर्नमेंट को सरेंडर कर जाएंगे या उनके सामने हाजी हजूरी करेंगे। बड़े अजीब अजीब तरीके के किस्से यहाँ सुनने को मिलेंगे। हरियाणा एक अच्छा एक रिसर्च का एक मॉडल आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की नियुक्तियाँ यहाँ के विभिन्न तरह के लोगों की, रंग बिरंगे लोगों की हुई हैं। चाहे वो उसमें कास्ट का भी एक फैक्टर रहा हो, चाहे उसमें क्षेत्र का भी फैक्टर रहा हो, या पॉलिटिकल भी फ़र्क रहा हो। अब लोग मान करके चलते हैं कि जी अब इतने सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो फलां जाति का एक आदमी ज़रूर होना चाहिए, फलां या एक महिला का होना ज़रूर होना चाहिए, या एक उस जाति से ज़रूर होना चाहिए। इस प्रकार के कयास लोग लगाने शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि अब जो ड्राफ्ट आया है उसके अंदर ऐसा स्कोप कर तो अभी भी कर रहे थे, लेकिन अब एक और स्कोप छोड़ दिया, आधिकारिक रूप से करेंगे। हाँ, अब ये बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से हो जाएगा, क्योंकि हम इस शिक्षा की व्यवस्था को एक इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं, समावेशी और लचीला बनाना चाहते हैं। तो इतना लचीला बना देंगे कि अब हम किसी चीज़ से बंधे हुए नहीं रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस करके और अपॉइंटमेंट्स ये भी वो उस लचीलेपन को लाने के लिए कि किसी आदमी को आप ये समझते हैं कि वो प्रोफेसर की योग्यता पूरी ना करता हो, लेकिन हम उसको इस लायक समझते हैं कि इसको यहाँ लगा देंगे तो उस आदमी को प्रोफेसर प्रैक्टिस नियुक्त किया जा सकेगा। कि वो आदमी जो प्रोफेसर की निर्धारित जो योग्यताएं हैं भले ही वो पूरी ना करता हो, लेकिन वो उस विषय के अंदर वो ज्ञान रखता हो, निपुण हो, उस आदमी को नियुक्त किया जा सकेगा। और उसका फैसला कौन करेगा? आपके द्वारा नियुक्त किया हुआ जो तंत्र है, जो उसमें कुलपति जिसका अध्यक्ष है या हेड है, वही करेगा। अभी बहुत सारी उस चीज़ के अंदर ऐसे ही बड़े अजीबोगरीब से व्यक्तियों की नियुक्तियां प्रोफेसर प्रैक्टिस के नाम में की जा रही हैं। हालांकि इससे पहले भी बहुत दुरुपयोग होता रहा है। एक क्लॉज अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर व्यवस्था होती है। यहाँ हमारे यूनिवर्सिटी के एक्ट में और कुछ और यूनिवर्सिटी में भी लिखा था कि किसी एमिनेंट आदमी को सीधे प्रोफेसर नियुक्त कर सकती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल,
जो हाईएस्ट बॉडी होती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और वहाँ पे नियुक्त किया जा सकता है। तो ऐसे ही आदमी जो कि टीचिंग से आए ही नहीं थे वो, और सिर्फ इसी क्लॉज के अंदर उनसे वाइस चांसलर ने ले लिया कि अपने बायोडाटा दो, जिससे ये सिद्ध हो जाए कि आप इस क्षेत्र के अंदर बड़े माहिर आदमी हैं, और उनको सीधे भर्ती जो है उसके अंदर शिक्षण विभाग के अंदर उनकी नियुक्ति हो गई। ऐसे बहुत सारे, हालांकि मेरे मित्र भी थे उनमें, और सीधे प्रोफेसर भी लगे हैं। तो ऐसे, और वो भी मेरे मित्र थे। तो कहने का मतलब ये कि दुरुपयोग पहले भी होता रहा है, और अब जो व्यवस्था होगी अब भी होगी। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो नियुक्त करने वाले लोग हैं वो ये समझें कि भी ये देश मेरा है, ये शिक्षा व्यवस्था मेरी है, इसको मैं कहाँ ले जाना चाहता हूँ। सिर्फ ढिंडोरा पीटने से कि हम नई शिक्षा नीति से एक नया भारतवर्ष का जन्म हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। इस शिक्षण व्यवस्था के अंदर यानी जो शिक्षक है सबसे एक आधारभूत चीज़ है, क्योंकि कहा जाता है कि भी विश्वविद्यालय ये नॉलेज को क्रिएट भी करेगी, लोगों को देगी भी, और नॉलेज क्रिएशन के लिए रिसर्च भी होनी चाहिए। तो अच्छी रिसर्च भी हो, अच्छी नॉलेज का क्रिएशन भी हो, और उस नॉलेज का आगे फिर प्रचार और प्रसार भी हो। उस सारी व्यवस्था को चलाएगा कौन? डॉक्टर साहब, इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये सारी बातें सही हैं, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की एक और रेपुटेशन है कि बच्चे यूनिवर्सिटी आते हैं लेकिन वो कैंटीन पे और पार्किंग में रहते हैं, और बहुत सारे प्रोफेसर क्लास नहीं लेते हैं। एक ये ट्रेंड सा बन गया, बहुत सारे प्रोफेसर क्लास लेते भी हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो बिल्कुल क्लास नहीं लेता। उनको कुछ भी कहा जाए, कितने नोटिस इशू किए जाए, क्लास नहीं लेते, वो क्लास से बचते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो, मूलभूत इसका कारण यही है कि गलत, अगर अच्छी प्रकार से शिक्षक की नियुक्ति नहीं होगी, जो शिक्षक है वो उसकी मूलभूत चीज़ है, यानी वो शिक्षक जो है वो तो हर चीज़ में रहेगा, वो कोर्स बनाने में भी रहेगा, अच्छी रिसर्च करने में भी वो योगदान देगा, अच्छी नॉलेज क्रिएट करने में भी वो देगा, और शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए भी वही है। यानी कि सारे काम उसी के ऊपर जिम्मेवारियां हैं। अगर उस सिलेक्शन ही, अगर हमने बर्तन बनाने के लिए जो मिट्टी है, अगर वो मिट्टी ही हमने अच्छी किस्म की नहीं लगाई है, क्योंकि यूनिवर्सिटी सिस्टम को चलाने की मिट्टी क्या है, सबसे बेसिक चीज़ तो अच्छी मिट्टी, उसकी जो अध्यापक है, जब वो अध्यापक ही अच्छी, अगर बालू रेत की यानी चिकनी मिट्टी अगर आपके पास है ही नहीं, बालू रेत से आप कैसे हंडिया बनाएंगे? तो यानी उस व्यवस्था को बनाने के लिए जो मिट्टी चाहिए थी आपकी, वो मिट्टी ही खराब आ गई। जब आपने अध्यापक की भर्ती ही गलत कर दी, वो अध्यापक ही गलत सेलेक्ट हो गया, तो वो आदमी जो पढ़ाने के लिए योग्य ही नहीं है। ऐसे आदमी को आपने भर्ती, वो टेक्निकली तो उसने हो सकता है कि वो डिग्री ले ली होगी जो पढ़ाने के लिए, टीचर होने के लिए ज़रूरत थी, लेकिन सिलेक्शन का जो प्रोसेस था उसके अंदर एक अच्छे शिक्षक की भर्ती की जानी थी। उस प्रोसेस के अंदर हमने बेईमानी की, हमने किन्हीं गलत कारणों से ऐसे आदमी को भर्ती कर लिया जो कि शिक्षा संस्था के बहुत दूर होना चाहिए था जिसको, और उसको हमने शिक्षा के अंदर उसका मूर्ति बना के बिठा दिया उसको। यानी शिक्षक जो है वो ऐसा आदमी बना दिया जिसके जिम्मेवारी ये दी गई कि आप शिक्षक जो बच्चों को शिक्षा देंगे, उनको रिसर्च कराएंगे, वो बेचारा अब दूसरे साधनों से, दूसरे तरीक़ों से उन बच्चों को खुश रखता है कि वो इधर उधर के कामों में बहकाएगा, फुसलाएगा, टीचर्स में बच्चों की ग्रुपबाजियाँ करेगा, कास्ट के आधार पे भी करेगा, पॉलिटिक्स हर तरीके की जैसी भी वो कर सकता है। कोई इलेक्शन लड़ने में लगा रहेगा, उसका लिखाई पढ़ाई से कोई धंधा नहीं है। ऐसे अध्यापक हमारे यहाँ रहे हैं जो कि टीचर्स की जो एसोसिएशन होती है उसके प्रधान रहते हुए भी बहुत अच्छे शिक्षक थे। टीचर्स यूनियन की एक्टिविटीज़ के लिए उन्होंने अपनी जो क्लासेस का उनका काम था, रिसर्च का काम था, उसको कभी नहीं छोड़ा। ऐसे हमारे टीचर्स यहाँ पे रहे हैं। लेकिन टीचर्स के अंदर देखो 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती, सारे अध्यापक खराब भी नहीं है और सारे अध्यापक बढ़िया भी नहीं है, लेकिन ऐसे अध्यापकों की संख्या अब धीरे धीरे ज़्यादा हो गई है जो कि गलत तरीके से जिनकी नियुक्तियां हुई हैं। जी डॉक्टर साहब, एक और शिकायत रहती है स्टूडेंट्स की, जब वो पीएचडी के लिए जाते हैं तो जो उनका गाइड होता है, अगर लड़के होते हैं तो उनसे घर के काम करवाते हैं, लड़की से भी घर के काम करवाते हैं, कई बार तो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जैसे आरोप भी लगते हैं। ये कितना सीरियस है? देखिए, ये हालांकि आरोप पहले भी लगते थे, लेकिन अभी हाल में ऐसे
यौन शोषण के आरोपों की संख्या शायद बढ़ गई है, उसमें दोनों वजह मुझे लगती हैं। हो सकता है कि कुछ अध्यापक वास्तव में ही इस प्रकार के यौन शोषण करते होंगे, और कुछ अध्यापक ऐसे हैं जो कि काम करवाना चाहते हैं, अच्छा रिसर्च करवाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कुछ वो जो शोध करने वाले लोग हैं, रिसर्च करने वाले लोग हैं, वो आसान तरीके से वो सिर्फ डिग्री हासिल करना चाहते हैं जी। और चाहे वो उनके अपने कारण है, कुछ लोग उनको भड़काने वाले, इंस्टिगेट करने वाले भी होते हैं। वो ये कहते हैं कि भी ये तेरी थीसिस पे डर के चुपचाप दस्तखत कर देगा और इससे सिग्नेचर करा लो, और नहीं करता तो आप सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायत कर दो। एक ये यानी यौन शोषण की शिकायतें बहुत ज़्यादा शुरू में कभी नहीं सुना था मैंने, लेकिन अब बहुत ज़्यादा होने लगी हैं। और देखो वास्तविकता क्या है, ये तो दोनों तरफ है, मतलब दोनों तरफ है, क्योंकि अब शोध करने वाले भी इस प्रकार के आगे जो वास्तव में रिसर्च करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ डिग्री हासिल करना चाहते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो पीएचडी की डिग्री करने के लिए 24 घंटे, मैंने देखा है कि लेबोरेटरी के अंदर ऐसे ऐसे रिसर्चर्स थे जिस टाइम पे ना पीएचडी की कोई कंपल्शन थी ना नेट की कंपल्शन थी। पीएचडी के रिसर्चर ऐसे थे जो नौकरी करके रिटायर भी हो गए, कि वो अपना लेबोरेटरी के अंदर ही अपनी रीडिंग लेते रहते थे, क्योंकि छोटी बिल्डिंग के अंदर हम जहाँ हमारा डिपार्टमेंट था, ऊपर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट होता था। रात को प्रैक्टिकल अपना करते करते, रिसर्च करते करते वहीं सो जाते थे, वहीं उसके अपने कपड़े भी वहीं सूखते थे। वो दिन रात लगन के साथ काम करते रहते थे। और एक ऐसा समय आया जब मैंने देखा कि साइंस जैसे सब्जेक्ट्स के अंदर भी जो अध्यापक से वो ये उम्मीद करते हैं कि बगैर रिसर्च कराए जी कोई ऐसा टॉपिक दे दो जिसमें रिसर्च न करनी पड़े, जल्दी से डिग्री मिल जाए। और बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऐसे ही है कि अगर कोई टीचर किसी को कहे कि भाई डाटा इकट्ठा करके लाओ तुम यहाँ से, तो वो उसके बस का काम नहीं है। वो कहेगा जी कोई ऐसा आसान सा टॉपिक दे दो जिसमें डाटा इकट्ठा करना डॉक्टर साहब, एक और सीरियस ट्रेंड देखा जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ में कि बच्चे जेआरएफ क्लियर किए हुए आ रहे, परसेंटेज बहुत हाई होता है, लेकिन जब वो इंटरव्यू पैनल के सामने बैठते हैं तो वो अपने टॉपिक को भी जस्टिफाई नहीं कर पाते, बता नहीं पाते हैं। तो इतना हाई स्कोर जेआरएफ में, और जब इंटरव्यू में वो 0 होते हैं, तो ये जेआरएफ कर कैसे रहे हैं? देखो, ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने जो एक सिस्टम बनाया कि भी जेआरएफ वालों को हम फेलोशिप देंगे, नेट के बगैर हम टीचर्स की नियुक्तियां नहीं करेंगे, मिनिमम रिक्वायरमेंट किसी भी चीज़ के लिए जो हमने मिनिमम रिक्वायरमेंट जब रख दी, और उस मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा हासिल करने के लिए प्रत्याशी हर कोशिश ये करता है किसी तरीके से मुझे ये हासिल कर लूँ। जब मुझे मालूम है कि मुझे अगर जेआरएफ का सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो मुझे कम से कम इतने 1000 रुपये महीने का मुझे फेलोशिप मिल जाएगा, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि किसी तरीके से जेआरएफ का सर्टिफिकेट मेरे पास आना चाहिए। अब जेआरएफ का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए जो मुझे खुद कुछ जगह से पता चला है, और मैं समझता हूँ कि वो वास्तव में उसमें झूठ नहीं था जो मेरे पास, क्योंकि मैंने उन प्रत्याशियों को देखा है जिन्होंने जेआरएफ का सर्टिफिकेट ले लिया, फेलोशिप जिनको मिल रहा है, कि उनको वास्तव में नॉलेज बहुत पुअर है। यानी उनको फेलोशिप, वो अनुचित साधन प्रयोग करके उन्होंने फेलोशिप का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसको अब वो एक एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कराने लगे हैं। हालांकि अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते होंगे, मैं ये नहीं कहता कि वो जानबूझ के ही करते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई इस प्रकार की ऐसी ज़रूर कुरीति चली आ रही है जहाँ पे, या कोई ऐसी कुव्यवस्था है जहाँ पर के पैसे का प्रचलन है, और पैसे का लेन देन दे करके वहाँ पे वो फेलोशिप का एग्ज़ाम पास करके आ जाते हैं, पैसे का लेन देन दे करके वो नेट की परीक्षा पास कर लेते हैं, और उसके बाद में फिर नौकरी में फिर जुगाड़ चल जाता है। फिर उनको ये भी मालूम है कि यहाँ दे करके फिर पैसे दे करके वो अपने जो पब्लिकेशंस हैं वो भी पैसे से चलने लगे। अब देखो, ये जितने ड्राफ्ट रेगुलेशंस आते हैं, जैसे मैंने बताया कि बगैर किसी तार्किक आधार के, बगैर किसी साइंटिफिक रिसर्च के ले आते हैं। अभी इन्होंने टीचर्स की पदोन्नतियों को पब्लिकेशन से जोड़ दिया कि साहब पीयर रिव्यूड जर्नल्स के अंदर आपके लेख होंगे, पीयर रिव्यूड जर्नल्स में किस प्रकार से लेख छपते रहे,
उसके मैं सबूत दे सकता हूँ आपको, जहाँ पैसे दे करके आर्टिकल छपते थे। फिर उससे और 2 कदम आगे चले, उन्होंने ये कह दिया कि साहब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक कंसोर्टियम बना दिया जिसको केयर बोलते हैं। जो एकेडमिक जो वर्क जो पब्लिकेशंस का रिसर्च का होगा उसको ये केयर नाम की जो एक लिस्ट है उसके अंदर जो जर्नल शामिल होंगे उसमें जो आर्टिकल छपे हुए होंगे सिर्फ उन्हीं को मान्यता देंगे हम। अब वो जो केयर नाम के जो जर्नल छपे, अब केयर को उस कंसोर्टियम को चलाने वाले कौन थे? मैं और आप जैसे अध्यापक लोग थे और हम जैसे टीचर्स वहाँ बैठे हैं। सारे के सारे ईमानदार भी नहीं है और सारे के सारे बेईमान भी नहीं है। वहाँ पे ऐसा एलिमेंट घुस गया, वहाँ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के लोगों से मिली भगत करके कंसोर्टियम के अंदर ऐसे लोग भी चले गए जो कि अपने जानकारों के जर्नल्स को केयर लिस्ट में इंक्लूड करवाने के लिए उन्होंने वहाँ पैसा दिया। और जो केयर लिस्टेड जर्नल को छापने वाले लोग थे उसके अंदर चाहे वो एडिटोरियल बोर्ड के मेंबर हों, चाहे वो एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हों, चाहे उनके चीफ एडिटर हों, वो सारे के सारे ईमानदार भी नहीं थे। उसमें से कुछ परसेंटेज बेईमान भी रहे। और एक सिस्टमेटिक ढंग से लोगों ने, मेरे अपने स्टूडेंट्स ने जिन्होंने प्रमोशन लिया, उन्होंने बता दिया कि ये तो कुछ मुश्किल काम नहीं है, स्कोपस में देने का इतने 1000 रुपये रेट है और केयर लिस्ट में छपवाने का इतना रेट है। यानी पैसे दे करके आपने केयर जर्नल के अंदर भी अपने आर्टिकल छपवा लिए, स्कोपस भी छपवा लिए और प्रमोशन भी ले लिए। कॉमन प्रैक्टिस हो गई ये एक कॉमन सी बात पर। इस पर कोई चेक नहीं था, कोई भी चेक नहीं था। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे जर्नल्स थे जो कि केयर लिस्टेड जर्नल्स थे। जब तक वो केयर लिस्टेड जर्नल नहीं थे तब भी मैं उनका रिव्यूअर था और वो केयर की लिस्ट में उनका आ गया तो उनके भाव बढ़ गए। तो उनके जो एडिटर्स थे उन्होंने प्रयास करते हैं आपको कहने का कि भी आप इसको जल्दी से भेज दो। जल्दी भेजने का मतलब यानी आप जल्दी से इसकी रिव्यू रिपोर्ट जल्दी भेज दो। आप क्या करेंगे? आप उसको फिर वापस ही भेज देंगे। तो अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो एडिटोरियल बोर्ड के मेंबर हैं वो इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं कि भी आपको कह रहे हैं कि जल्दी भेज दो, हमारा जर्नल कल प्रेस में जाएगा। यानी कि सीधी सी बात है कि वो उन्होंने एक प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री बना लिया। पब्लिकेशन एक जर्नल का जो छापना है वो भी एक इंडस्ट्री बन गया। अब ऐसे एक नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपको मिलेगा जो कि स्कोपस में छपवाने का ठेका ले लेगा। अब वो केयर के अंदर छपवाने का ठेका ले लेगा। अब क्योंकि वो बिना किसी सोचे समझे वो सिस्टम शुरू किया था, अब उसको बंद करने के लिए अब इन्होंने उसको कर दिया, केयर लिस्ट को अब उन्होंने डिसॉल्व कर दिया है। अभी कल परसों एक लेटर आ गया कि साहब उसको डिसॉल्व कर दिया। अब उसको केयर लिस्टेड जर्नल हमने समाप्त कर दिए। अब हम नई गाइडलाइंस बना रहे हैं, इसके ऊपर अपने विचार भेजिए। अभी कल फिर उसकी गाइडलाइंस आ गई हैं। तो ये हकीकत है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। हाँ। और हायर एजुकेशन दीमक जिसको आप कहेंगे कि दीमक लगी हुई है। और ये दीमक हर स्तर पर, देखो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन भी बिल्कुल पाक नहीं है, कॉम्प्रोमाइज्ड है। हाँ, वहाँ पे भी हर तरीके की। और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अंदर भी अगर आप देखें शोध का, चाहे वो माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं चाहे वो मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ग्रांट करने में उनको अनुदान देने में जिस प्रकार से पक्षपात होता है, वहाँ पे भी सारे तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, वो भी बिल्कुल। और अब धीरे धीरे अब सरकार अपने आप ही अनुदान देने से पीछे हाथ खींच रही है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन भी अपनी ग्रांट्स देने धीरे धीरे बंद कर रहा है। राज्य सरकारें हैं वो अपना अनुदान देना बंद कर रही हैं। धीरे धीरे ऐसा महसूस करता हूँ मैं कि शायद सरकार अपना पल्ला झाड़ना चाह रही है। वो ये चाह रही है कि धीरे धीरे आप अपने बच्चों को वहीं पे भेज दो। अब आप ये देखिए कि जो स्कूल लेवल पे, जो छोटे लेवल पे हम अपने बच्चों को भेजते थे, वहाँ पे जो एनरोलमेंट रेशो है वो कितनी गिरती जा रही है जी। उनका यानी कि स्तर पे गिरना अपने आप से शो करता है कि उसके अंदर जनता का विश्वास समाप्त होता जा रहा है। यानी कि जो अध्यापक है वो तनख्वाह तो पूरी ले रहे हैं, वो रिश्वत दे करके या कैसे भी हथकंडों से वहाँ नियुक्ति तो पा रहे हैं, तनख्वाह उनको पूरी चाहिए, अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ा रहे।
जी, अपने बच्चों को वो दूसरी जगह भेज उनको रहे हैं। नौकरी सरकारी चाहिए और नौकरी सरकारी पढ़ाएंगे चाहिए। प्राइवेट के। पढ़ाएंगे अपने हिसाब से, प्रॉपर्टी डीलिंग करेंगे। जी। ऐसे अध्यापक स्कूल के अंदर टीचर्स हैं, हाँ। और ऐसे ही अध्यापक हमारे विश्वविद्यालय के अंदर भी लगे हुए हैं जो प्रॉपर्टी डीलिंग का, बिल्डिंग बनाने का, ये सारे काम करते हैं। वो तो जो पढ़ाने आप के कह रहे हैं अलावा ना, वो सारे काम करते वो हैं। सारे काम करते हैं पढ़ाने के क्योंकि अलावा। वो उसके काबू के बाहर है, वो जी। पढ़ाने के योग्य ही नहीं है बेचारे, और वो बच्चों को अपने कामों में लगाए रखते हैं कि तू मेरा ये काम कर दे, तू मेरा वो काम कर दे। जी। तो वो वही इसी प्रकार के अध्यापक हैं जो टीचर के साथ आपको बैठे हुए वहाँ ग्राउंड में या कैंटीन में मिलेंगे। जी, तो डॉक्टर साहब आज आपसे वाकई में बहुत ही लंबी और बहुत ही फ्रूटफुल चर्चा हुई, बहुत सारे विषयों पर हुई। हम आपसे फिर दोबारा से कभी आपको इनवाइट करेंगे और यूनिवर्सिटी सिस्टम के बारे में बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।